नमस्कार। विज्ञान भारती के इस अंक में मैं निमिष कपूर और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का स्वागत करते हैं। विज्ञान भारती के इस अंक में आप सुनेंगे भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स सहित अन्य यात्रियों की पृथ्वी पर सफल वापसी और भारतीय अंतरिक्ष गाथा। स्वदेशी तकनीक से बनी स्वराज ट्रैक्टर से पर्यावरण हितैषी पेटेंट उत्पाद इलेक्ट्रिक टिलर तक की विकास यात्रा। माइक्रोफ्लूइडिक्स तकनीक का चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग, लुप्तप्राय वन्य जीवों के संरक्षण में वन्य जीव संस्थान और विज्ञान जगत की बातें। 19 मार्च 2025 को प्रातः 3:27 पर नासा के स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन से भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर, निक हेग और अलेक्जेंडर गोरबुनोव ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी कर ली है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलताएं अर्जित की हैं। बेंगलुरु स्थित संवर्धन निदेशालय, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया, ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि सुनीता विलियम वापस आई हैं। उन्होंने 278 दिन स्पेस में गुजारे। काफी टेंस भरे थे। मेरे को मालूम है कि छोटे छोटे बच्चे भी पूछते थे, सर सुनीता विलियम वापस आ जाएंगी क्या? और हम फॉर्चुनेट है, हमें कॉन्फिडेंस था कि स्पेस रिसर्च काफी आगे जा चुकी है संसार में और उनको जरूर लेके आया जाएगा। हाँ, बोइंग के जिस यान से वो गई थी अंतरिक्ष स्टेशन में, उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई, लेकिन इमीडिएटली स्पेस एक्स ने आगे आके अपना यान तैयार किया, क्रू ड्रैगन, और उसको लेके वापस आई। एक बहुत ही खुशी की बात है। स्पेस में बाउंड्री नहीं होती है। हमारा अगर आप बिगनिंग से देखेंगे, 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च बनी थी, लेड बाई डॉक्टर विक्रम साराभाई, और एक साल के अंदर अंदर हमने साउंडिंग रॉकेट का लॉन्च किया था 1963 में। दैट वाज द बिगनिंग ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम एंड वो फॉरेन कोलैबोरेशन से हुआ था। लेकिन जब 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना, उसके बाद में ए न्यू इरा ऑफ स्पेस मिशंस स्टार्टेड। 63 में फॉरेन की मदद से हमारा जो साउंडिंग रॉकेट हुआ था, उनको 4 साल के अंदर अंदर हमने इंडिजीनियस साउंडिंग रॉकेट 1 जनवरी 1967 को लॉन्च किया था। उसका नाम था रोहिणी 75। वो बिगनिंग थी। उसके बाद में गवर्नमेंट ने एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन भी किया, ताकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन से किस तरह शिक्षा की जाए। फिर भारत सरकार ने 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना की, और फिर देखिए पहला लॉन्च 1975 में आर्यभट्टा का हुआ, 19 अप्रैल 1975, जिसको आज भी हम उपग्रह दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस जर्नी में देखा जाए तो आप जो 6 डिकेड की जर्नी है, इसमें काफी मिशन हुए, हमने काफी ख्याति प्राप्त की। वो चाहे लॉन्च व्हीकल हो, चाहे सैटेलाइट हो, चाहे अंतरिक्ष की एप्लीकेशन आम आदमी के फायदे के लिए, वो सब डेवलप हुई। आज आप सुबह जगते हो तो आप टीवी देखते हो तो सैटेलाइट यूज होता है, उसमें शेयर मार्केट में वो करते हो आप पार्टिसिपेट तो सैटेलाइट यूज होता है। घर से कहीं ऑफिस या कहीं जा रहे हो तो आप गूगल ऐप देखोगे या मैपल ऐप इंडिया की निकाल के देखोगे, कितने टाइम में पहुंच जाऊंगा, कैसा ट्रैफिक है, वहां भी स्पेस टेक्नोलॉजी है। आपके वेदर की इंफॉर्मेशन कितनी करेक्ट आ रही है, जहां देखोगे स्पेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। यही नहीं बल्कि एग्रीकल्चर में, कृषि में भी स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज शुरू हो गया है। आप ऊपर से सॉइल हेल्थ कार्ड बना सकते हो, सॉइल की प्रॉपर्टीज पता कर सकते हो, कितना खाद है, कितना यूरिया है, क्या है, पानी की कमी की जांच कर सकते हो, कब पानी देना है, उनकी पत्तियों तक के विश्लेषण कर सकते हो, कौन सी बीमारी आएगी। आदमी को दिखाई नहीं देगी आंखों से कौन सी बीमारी आने वाली है, लेकिन उपग्रह की तकनीकी से वो अलग अलग बैंड्स में उसको एनालाइज करके बता देगी, पहले ही 1 महीने पहले क्या इसमें बीमारी आने वाली है। बहुत सारी एप्लीकेशन है इसकी। तो भारत ने ये सब कुछ तकनीकी, चाहे वो लॉन्च व्हीकल हो, चाहे वो सैटेलाइट मेकिंग हो, चाहे वो लैंडिंग ऑन मून हो, चाहे वो आदित्य L1 मिशन हो, सन को स्टडी करने के लिए गया है, चाहे वो मार्स ऑर्बिटर मिशन हो, सब में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। स्पेस सेक्टर रिफॉर्म जो हुए थे, भारत की भूमिका देखिए आप। कोई टेक्नोलॉजी आपको देता नहीं है, आपको
अपने आप स्वदेशी विकसित करनी पड़ती है। भारत अपने महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन पर कार्य कर रहा है, जिसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को कक्षा में भेजना है। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के द्वारा साइंटिफिक टेम्परामेंट भी होगा। जो आदमी जाएंगे उसमें 4 एस्ट्रोनॉट ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं सरकार ने, उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है। सिर्फ शान के लिए नहीं होते ये मिशन। जब आप गगनयान में जा रहे हैं अंतरिक्ष में, आदमी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। काफी दवाई भी बनती है आजकल। स्पेस एक्सप्लोरेशन में जाते हैं तो आप 3D प्रिंटिंग वहां करते हैं तो वहां मटेरियल की प्रॉपर्टी बदल जाती है, तो उनकी जो क्षमता ज्यादा होती है, जो कि ग्रेविटेशनल उसमें बनाते हैं हम। स्पेस में आजकल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं लोग, स्पेस में 3D प्रिंटिंग कर रहे हैं लोग। गगनयान ही नहीं, चंद्रयान की भी लीजिए आप, लोग वहां पे हैबिटेट बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे हैबिटेट बनाए जा रहे हैं जिनको वहां जाके इंस्टॉल किया जाएगा। 15 मिनट की फ्लाइट होती है 110 किलोमीटर में, जीरो ग्रेविटी का आनंद उठाने के लिए। उसके भी स्पेस टूरिज्म पे भी कई काम हो रहे हैं। कई कंपनियां हैं जिन्होंने अपने लॉन्चर भेजे हैं और लोग जा रहे हैं उसमें। 5 मिनट का जीरो जी का एक्सपीरियंस मिलता है उनको। अभी आप गगनयान ही देखो, जब उसमें अंतरिक्ष में आदमी जाएंगे, फिर जब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना होगी तो उसमें काफी रिसर्च का मौके मिलते हैं। ये बहुत कुछ होने वाला है और भारत सरकार ने टारगेट दे रहे हैं 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाओ, 2040 तक मून पे लैंडिंग करो। अभी भारत एक ट्रैक पे है स्पेस रिसर्च में। मार्च माह में जन्मे प्रमुख वैज्ञानिकों की जयंती के अवसर पर आइए उनके योगदान को याद करें। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया, जो मानव संचार के तरीके में एक क्रांति लेकर आया। टेलीफोन ने विश्व को एक दूसरे से जोड़ने में मदद की और आज भी ये संचार का एक प्रमुख साधन है। जॉर्ज गैमाओ ने ब्रह्मांड के विकास की समझ में योगदान दिया, विशेष रूप से गैमाओ प्रिंसिपल और बिग बैंग थ्योरी के सिद्धांतों के माध्यम से। उनके शोध ने खगोल शास्त्र और ब्रह्मांड विज्ञान की दिशा बदल दी और आज हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विस्तार के बारे में बेहतर तरीके से समझते हैं। उनकी अवधारणाओं के आधार पर आज भी हम ब्रह्मांड की संरचना और विकास के रहस्यों की खोज कर रहे हैं। जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन का आविष्कार किया, जो जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। उनका ये कार्य चिकित्सा, विज्ञान और रसायन शास्त्र में अहम योगदान है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिससे हमारे ब्रह्मांड की समझ में एक नया मोड़ आया। उनका E=mc² सूत्र ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच संबंध को दर्शाता है, जो आज परमाणु ऊर्जा, चिकित्सा तकनीकों जैसे PET स्कैन और GPS तकनीक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जॉर्ज ओम ने ओम के नियम का विकास किया, जो विद्युत प्रवाह, प्रतिरोध और वोल्टेज के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। ये नियम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में बुनियादी है। आज के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पावर सिस्टम और संचार तकनीकें ओम के सिद्धांत पर आधारित हैं। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला बनने का ऐतिहासिक कार्य किया। उनकी यात्रा और योगदान ने महिलाओं के लिए विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अवसरों के द्वार खोले। उनका सपना और कार्य प्रेरणा का स्रोत बने और आज के युवा वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष अन्वेषण और विज्ञान में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की प्रेरणा देता है। गुस्ताव किर्चहोफ ने विद्युत सर्किटों और थर्मोडायनामिक्स के सिद्धांतों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका किर्चहोफ का नियम विद्युत सर्किटों के विश्लेषण में आवश्यक है। ये सिद्धांत आज के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और संचार प्रणाली में इस्तेमाल होता है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर ने यांत्रिक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनमें स्वदेशी ट्रैक्टर स्वराज का विकास, कृषि उपकरणों का निर्माण और जैव ईंधन तकनीक पर शोध शामिल हैं। हाल ही में केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर द्वारा इलेक्ट्रिक टिलर किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। स्वदेशी तकनीक से बने स्वराज ट्रैक्टर से पर्यावरण हितैषी पेटेंट उत्पाद इलेक्ट्रिक टिलर तक की विकास यात्रा। आइए सुनते हैं केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर के निदेशक डॉक्टर नरेश चंद्र मुर्मू से दिलीप झा की ये बातचीत। आपके संस्थान द्वारा निर्मित यह उत्पाद निश्चित ही किसानों के लिए और अन्य लोगों के लिए भी लाभदायक होगा। किस तरह के कार्य हुए हैं इस क्षेत्र में, इसके बारे में बताइए।
मोस्टली काम करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर। थोड़ा हिस्ट्री को देखेंगे, कैटरपिलर उस समय था, कैटरपिलर को फोर्सफुली पुल आउट कर लिया गया था इंडिया से। उसके बाद कोई इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं था, तो सीएमआर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी था कैसे एक ट्रैक्टर बनाया जाए, और वो फाइनली सक्सेसफुली ट्रैक्टर को लॉन्च किया गया था कॉमर्शियल 1974 में, जो उसका नाम था स्वराज। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ इंस्टीट्यूट। हिस्ट्री है ऑलरेडी 50 ईयर्स ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ ट्रैक्टर भी हो चुका है। तो हम लोग का प्राइमरीली काम करते हैं रोबोटिक्स, एग्रो मशीनरी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, सस्टेनेबल एनर्जी में भी काम करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग। ये कुछ विषय में हम लोग का रिसर्च होता है। इसमें से हम लोग बहुत सारा काम किया है, जैसे अंडर वाटर रोबोटिक्स की भी व्हीकल बनाया है 1000 मीटर डेप्थ के लिए। हम लोग काम किया है मैकेनाइज्ड ड्रेन क्लीनिंग, मैकेनाइज्ड सेप्टिक टैंक क्लीनिंग, जो हम लोग रिसेंटली उसको लॉन्च करेंगे जयपुर में। देन हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के स्पेशली फाउंड्री सेक्टर में काफी हेल्प किया है एमएसएमई को आत्मनिर्भर बनने के लिए। एनर्जी सेक्टर में भी काम किया है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में भी काम करते हैं हम लोग। जहाँ जहाँ मैकेनिकल इन्वॉल्वमेंट होता है वो जगह में हम लोग इंटरवेन करते हैं। तो ट्रैक्टर इसलिए था जो हम लोग का सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक जरूरी चीज हो गया। देखिए अब एग्रीकल्चर डोमेन में करीब 16 to 70% कार्बन एमिशन होता है, उसको हम लोग को एलिमिनेट करना जरूरी है। और वो हम लोग करने के जब हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को, इलेक्ट्रिक टीलर, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिफाइड मशीनरीज को जैसे अडोप्ट करेंगे। और वो करने के लिए इंडिया में पॉसिबिलिटी, जो टैलेंट है, टेक्नोलॉजी है, सभी पॉसिबल है। उसको असेंबल करके, रिसर्च करके, डिजाइन डेवलप करके हम लोग कर देंगे, तो दैट इज द गुड कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन कमिंग डेज। क्योंकि देखिए हम लोग का लैंड होल्डिंग बहुत कम है, इसलिए हम लोग कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर को दिखा रहे हैं। क्योंकि हम लोग का इतना बड़ा लैंड होल्डिंग नहीं है जो बड़ा बड़ा ट्रैक्टर यूज होगा जैसे ऑस्ट्रेलिया विदेश में जो होता है। तो लेकिन इधर हम लोग ये काम कर रहे हैं जिसमें छोटा छोटा लैंड होल्डिंग के लिए, स्पेशली टीलर जो है और भी मार्जिनलाइज फार्मर के लिए बनाया गया। इसमें खासियत ये आप देख पाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिक होने के बजाय आपको वाइब्रेशन लेवल, नॉइस लेवल बहुत कम है, तो उसका फैटिक का जो क्वांटिफिकेशन होता है, ह्यूमन फैटिक काफी कम हो जाता है, स्पेशली टीलर में। ट्रैक्टर में तो उतना बड़ा नहीं जाता है, बिकॉज द काइंड ऑफ हम लोग इसको मूव कराते हैं जैसे टीलिंग करते हैं, लेकिन टीलर का आपका सिग्निफिकेंट रिडक्शन होगा। तो हो सकता है जैसे आप लोग गवर्नमेंट अभी कुछ पॉलिसी लेके आ रहे सब्सिडी देने के लिए, गवर्नमेंट इज वर्किंग आउट, तो हम लोग का लेटर भी दिया है जो वी आर वर्किंग आउट। हम लोग शॉर्टली विल ब्रिंग आउट द पॉलिसीज ऑफ सब्सिडी along with the certifications, दोनों एक साथ आ जाएगा तो हम लोग ये चीज मार्केट में जाना शुरू करेंगे। बट टाइम बिंग अभी रोड में यूज हो सकता है, एयरपोर्ट में यूज हो सकता है, ये सब जगह में अभी यूज कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के राज्य पशु विश्व प्रसिद्ध हंगुल हिरन की संख्या लगातार घट रही है। कश्मीर का रेड डियर यानी हंगुल प्रजाति का यह हिरन लुप्त होने की कगार पर है, बता रहे हैं भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के वैज्ञानिक डॉक्टर पराग निगम। हंगुल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है और ये सिर्फ एक छोटी सी पॉपुलेशन जो बची है, वो अराउंड 200-250 एनिमल्स बचे हैं। और हमारी शोध भी हुआ जिसमें 20 साल का हमने शोध किया, उसके हिसाब से पॉपुलेशन ट्रेंड्स देखने लगे। जो रेड डियर है उसकी सब स्पीशीज है। हार्डली छोटे से जानवर सिर्फ एक कश्मीर में उनका स्टेट एनिमल है। तो आज हमारे पास एक सर्वाइवल पॉपुलेशन जो बची है वो है दाचिंगम नेशनल पार्क में, और छोटी पॉपुलेशन एक शिकारगा जगह है वहां पे और वांगत में। पर ये सब रिलिक पॉपुलेशंस हैं। ये स्पेशलिस्ट एक अलग हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में रह रहे हैं। इनकी डाइट जो है दोनों तरह से एस्टिमेट करती है। ये जब ठंडक के टाइम में नीचे मैदानों में आते हैं, थोड़े नीचे एरिया में, और जब गर्मियों के टाइम में ऊपर के एरियाज में जाते हैं। जो हमारे शोध जो बेसिकली हम कर रहे हैं उसमें ये हमने पाया है कि पॉपुलेशन जो है बहुत बढ़ नहीं रही है। इवन बहुत एफर्ट्स गए हैं तो ये छोटी सी पॉपुलेशन जो रुकी हुई है, इसमें इनब्रीडिंग का एक कॉम्पोनेंट आ रहा है, जीन फ्लो बिटवीन एरियाज नहीं हो पा रहे हैं, प्रिडेशन हो रहा है इनके जानवरों का, स्पॉन सर्वाइवल बहुत कम है। तो ये इन चीजों पे हम काफी लॉन्ग टर्म हम स्टडी कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इनको जगह चाहिए, बिल्कुल डिस्टर्बेंस फ्री हो। ज्यादा अच्छा अगर होता है तो बहुत ही अच्छा है, चाहे वांगत हो या शिकारगा हो या दाचिगाम हो। एक कनेक्टिविटी इश्यूज है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, इनके साथ हमारा एक कोलैबोरेशन हुआ जिसमें हमने 5 एनिमल्स को कॉलर किया है, और वो किस तरह से कहाँ कहाँ जाते हैं उसके ऊपर स्टडी थी, जिससे आज हमें नया एरिया पता चल रहा है कि ये कॉरिडोर पोटेंशियल कॉरिडोर्स हैं, इसको हमें संरक्षण करना है। तो ये ओवरऑल अनटिल अनलेस एक कॉम्प्रिहेंसिव लैंडस्केप लेवल पे हम बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है। बट सारे प्रयास काफी हो रहे हैं इनको बचाने के लिए, इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, जिसमें काफी एफर्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है जम्मू कश्मीर का काफी स्ट्रांगली इसके ऊपर एफर्ट कर रहे हैं, काफी प्रोग्राम्स करते हैं, कम्युनिटी साथ कर रहे हैं। हाल ही में असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में विश्व के सबसे दुर्लभ और सबसे छोटे जंगली सुअर पिग्मी हॉग को छोड़ा गया था। पिग्मी हॉग
उन गिने चुने स्तनधारियों में से एक है जो एक छत के साथ अपना घर या घोंसला बनाते हैं। भारत के दक्षिणी पश्चिमी घाट के घने जंगलों में पाए जाने वाला शेर पूंछ मकॉक एक दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजाति है। इस अनोखे बंदर को इसका नाम उसकी विशेष पूंछ के कारण मिला है, जो शेर की पूंछ जैसी दिखती है। शेर पूंछ मकॉक की संख्या तेजी से घट रही है। इसके पीछे मुख्य कारण जंगलों की कटाई, इंसानी हस्तक्षेप और अवैध शिकार है। आइए सुनते हैं भेंटवार्ता वन्य जीवों के संरक्षण में वन्य जीव संस्थान का महत्व। विशेषज्ञ हैं भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के निदेशक श्री वीरेंद्र आर तिवारी और भेंटकर्ता संकल्प सिंह। मन की बात के 119वें एपिसोड में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 4 वन्य जीवों का जिक्र किया था। एशियाटिक लायन, कश्मीरी हंगुल, पिग्मी हॉग और लायन टेल्ड मकाक। इन चारों स्पीशीज का हैबिटेट भारत की 4 अलग अलग दिशाओं में है और एक दूसरे से बहुत अलग है। निश्चित ही ये इस बात की ओर इशारा करता है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए उनके हैबिटेट का संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आज चूंकि बहुत तेजी से विकास हो रहा है तो हैबिटेट का फ्रैगमेंटेशन एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। जो अलग अलग फॉरेस्ट के कई बार पैचेस हैं उसमें कनेक्टिविटी का होना जरूरी है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट कई ऐसी जो प्रजातियां हैं जो लुप्त होने के कगार पे हैं उसके कंजर्वेशन की दिशा में काम कर रही है। एक जैसे महत्वपूर्ण है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो मैक्सिमम जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। गुजरात में 3 चिड़िया बची है, महाराष्ट्र में 1 है, कुछ कर्नाटक में है। तो पूरे देश में करीब 130-40 की बर्ड बची है। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट उसकी कैप्टिव ब्रीडिंग कर रहा है और जैसलमेर में हमारे जो सेंटर हैं वहां पे आज करीब 40 से ज्यादा कैप्टिविटी में बर्ड हम लोगों ने प्रोड्यूस किए हैं। और कुछ दिनों पहले वहां पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन द्वारा पहली बार हिंदुस्तान में हमें सक्सेस मिला कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन द्वारा भी हमने एक जीआईबी प्रोड्यूस किया है। इसके अलावा मणिपुर संघाई है, डुगोंग है जिसे हम सी काऊ भी कहते हैं, उसके कंजर्वेशन के लिए भी स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट द्वारा चलाया गया है। एक और महत्वपूर्ण स्पीशीज है जिसके बारे में हम काम कर रहे हैं वो है गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन, जिसका पहली बार भारतीय वन्य जीव संस्थान ने उसका पॉपुलेशन असेसमेंट किया और जो रिपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 मार्च को प्रशासन गिर में उन्होंने रिलीज किया। तो पहली बार जो उसकी संख्या साइंटिफिक तरीके से जो हमने असेसमेंट किया उसकी संख्या निकल के आई है तो 6227 गैंजेटिक डॉल्फिन पाई गई है। जो इसके पहले का जो हमारा असेसमेंट था वो करीब 3500 का था, जो एक अंदाज था, जो कोई साइंटिफिक तरीके से नहीं किया गया था एक्सरसाइज। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा जो रिजल्ट हमारे असेसमेंट में आया है। तो ऐसे बहुत सारे स्पीशीज हैं लुप्त होने के कगार पे हैं, उसके रिकवरी के लिए भारतीय वन्य जीव संस्थान काम कर रहा है। आइए अब उन महान वैज्ञानिकों को याद करते हैं जिनकी पुण्यतिथि मार्च माह में है। फ्रांसेस्को बियांचीनी एक प्रसिद्ध इतालवी दार्शनिक और वैज्ञानिक थे। उनका काम ज्योतिष और खगोल शास्त्र के क्षेत्रों में उल्लेखनीय था। उन्होंने खगोल शास्त्र में अपने शोध कार्यों के द्वारा कई महत्वपूर्ण अवलोकन और सिद्धांत प्रस्तुत किए। पीटर बार्लो एक प्रसिद्ध अंग्रेज गणितज्ञ थे। उन्होंने त्रिकोणमिति और गणितीय विश्लेषण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्यों ने गणित के विकास में अहम भूमिका निभाई और उन्हें गणितीय विज्ञान में एक प्रमुख नाम के रूप में जाना जाता है। रॉबर्ट हुक एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। वे कोशिका विज्ञान के संस्थापक माने जाते हैं और उनके हुक का नियम ने यांत्रिकी और भौतिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका कार्य आज भी वैज्ञानिक अनुसंधान में मार्गदर्शन प्रदान करता है। जैकोबस हेनरिकस वॉन हॉफ एक प्रसिद्ध डच रसायनज्ञ थे और रसायन विज्ञान के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उनके शोध ने रासायनिक गति और तापमान संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ को गहरा किया। उनके योगदान ने रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए। क्रिश्चियन लियोपाल्ड वॉन बुच जर्मन भूविज्ञानी थे। उन्होंने भूविज्ञान और भूगर्भीय संरचनाओं पर महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके शोध ने पृथ्वी की संरचना और उसमें होने वाली भौतिक घटनाओं को समझने में मदद की। रगनर ग्रानिट एक फिनलैंड के न्यूरो साइंटिस्ट और नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उन्हें मानव शरीर में ताप, दबाव और शारीरिक उत्तेजनाओं के प्रति तंत्रिका तंत्र की प्रतिक्रिया को समझने में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। 14 मार्च 2018 को हम महान भौतिकीविद स्टीफन हॉकिंग को याद करते हैं, जिन्होंने ब्लैक होल्स, हॉकिंग विकिरण और ब्रह्मांड के रहस्यों पर अपनी अनूठी शोधों से दुनिया को चौंका दिया। उनका जीवन एक प्रेरणा है क्योंकि उन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद विज्ञान में अभूतपूर्व योगदान दिया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लाखों लोगों को ब्रह्मांड की जटिलताओं को समझने की प्रेरणा देती है।
सर आइजैक न्यूटन ने विज्ञान की दुनिया को गति के 3 नियमों और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से परिचित कराया। उनका काम गणित, भौतिकी और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में बुनियादी योगदान प्रदान करता है। न्यूटन का कार्य आज भी विज्ञान की हर शाखा में प्रासंगिक है और उन्होंने आधुनिक विज्ञान की नींव रखी। एटियन बॉबिलियर एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। उन्होंने गणित के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया। खासकर ज्यामिति और समीकरणों के हल में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। उनका काम आज भी गणितीय अध्ययन में मार्गदर्शन प्रदान करता है। चारुसीता चक्रवर्ती, जिनका 29 मार्च 2016 को निधन हुआ, भारतीय रसायन विज्ञान में एक प्रमुख शख्सियत थीं। IIT दिल्ली में रसायन विज्ञान की प्रोफेसर के रूप में उनका योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण था। उन्होंने शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया। 28 मार्च 2023 को भारतीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हुआ। उन्हें भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जिन्होंने कृषि में तकनीकी सुधारों के माध्यम से खाद्य उत्पादन को बढ़ाया और भारत को खाद्य सुरक्षा प्रदान की। उनका योगदान आज भी भारतीय कृषि के विकास के लिए प्रेरणा है। आज हम एक बेहद दिलचस्प और उन्नत प्रौद्योगिकी माइक्रोफ्लूइडिक्स के अनुसंधान कार्यों के बारे में जानेंगे, जिसका चिकित्सा क्षेत्र में बड़ा महत्व है। ये तकनीक सूक्ष्म और अत्यंत सूक्ष्म वाहिकाओं में द्रव पदार्थों के सटीक नियंत्रण और संचालन से संबंधित है, खासकर लोगों के निदान और परीक्षण में। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये प्रयोगशाला में उपयोग होने वाले नमूनों की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, जिससे परीक्षण की लागत भी घट जाती है। सुनते हैं चिकित्सीय क्षेत्र में माइक्रोफ्लूइडिक्स तकनीक। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार में चिकित्सा उपकरण विभाग के प्रमुख और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अमित अस्थाना से सीमा कुमारी की ये बातचीत। जो ये पेपर आधारित डिवाइसेज होंगे वो हमारे जो ट्रेडिशनल टेस्टिंग मेथड है उससे कैसे अलग और बेहतर होंगे? हम पेपर के ऊपर हाइड्रोफोबिक वैक्स लगा के हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पैटर्न्स बनाते हैं। उसके ऊपर हमारा द्रव्य आसानी से मूव करता है और हम उसको एक डायरेक्शन दे सकते हैं किस दिशा में उसको जाना है। तो हम इस तरह से एक ही डिवाइस पे 6-7 पैरामीटर्स को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे लिपिड प्रोफाइलिंग, हमको 4-5 तरह का लिपिड चेक करना रहता है, LDL, VDL, टोटल लिपिड, ट्राइग्लिसराइड। हम इन सबको एक डिवाइस पे कर सकते हैं। हम इसको और काम को आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो आप यूज करिए और फेंक दीजिए, जला दीजिए, तो ये कोई भी प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। जो प्लास्टिक की डिवाइसेस हैं डायग्नोस्टिक सेंटर में करते हैं, उसके लिए आपका वो ब्लड लेते हैं 5 ml, कई बार आपने देखा होगा छोटी छोटी बोतलों में 3-4 बार भरते हैं। जी। उसकी जगह आपको एक सिंगल ड्रॉप, जैसे हम ग्लूकोज टेस्ट में करते हैं, एक छोटा सा पिन आपके उंगली में लगाया, एक ड्रॉप ब्लड लिया, उससे ही हम सारा एनालिसिस कर सकते हैं। जो दर्द हमको सहन करना पड़ता है, खासकर कुछ लोगों को नीडल के साथ फोबिया होता है, उनको डर लगता है, वो खत्म हो जाएगा। बच्चे नहीं डरेंगे। एक छोटा सा आपने पिंच किया, ब्लड निकाला और उससे हम सारा एनालिसिस कर सकते हैं। आप एक ड्रॉप से कम 6-7 टेस्ट कर सकते हैं। अभी तक जो सेप्सिस डिटेक्शन होता है वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर से होता है, मतलब एक तरह की सूजन शरीर में होती है, वो सूजन के लिए कुछ मार्कर है उनसे होता है। लेकिन हमने यहाँ टारगेट किया है, जब बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले हमारी मेम्ब्रेन्स के ऊपर इफेक्ट होना चालू होता है, उसमें कुछ मार्कर्स निकल के आते हैं, हम उनको देख रहे हैं। तो हम सेप्सिस पहले बता सकते हैं, कितना सेप्सिस है वो बता सकते हैं, सेप्सिस शॉक है क्या वो बता सकते हैं, और हम पीएच सेंसर बना रहे हैं। पीएच के लिए आपको याद होगा जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो एक इलेक्ट्रोड होता था जिसको डिप करते थे, बड़ा डिवाइस होता था। हम उसको छोटा करना चाहते हैं और पेपर पे बनाना चाहते हैं। पेपर पे आप डिवाइस लगा दीजिए, एक ड्रॉप डाल दीजिए और वो आपके फोन में USB के थ्रू कनेक्ट होकर आपको आंसर बता सकता है कि पीएच क्या है। तो आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको चेक करना है पानी की क्वालिटी, आप वो चेक कर सकते हैं। हमारा इंटेंशन दूसरा है, हम इसको डायग्नोस्टिक्स के लिए यूज करना चाहते हैं। जो PCR मेथड होती है, जो हमने बहुत ज्यादा सुनी थी RT-PCR कोविड के समय पे, हम उसको पेपर पे लेके आना चाहते हैं, लेकिन आइसोथर्मल के तौर पे। तो उसमें पीएच चेंज को हम डिटेक्ट करना चाहते हैं। एक वुंड हीलिंग का भी काम हम लोग कर रहे हैं, वो पेपर से नहीं है लेकिन उसमें भी हम नेचुरल पॉलीमर यूज करते हैं। तो जो घाव भरने वाले पैच होते हैं वो किस तरीके की नवीनता को अपने आप में समाहित किए हुए हैं? आपने एक बैंडेज देखे होंगे, वो बैंडेज में हम लोग गॉज यूज करते हैं। कपड़े का बना हुआ एक पीस होता है, उसके अंदर रुई होती है और उसमें दवाई लगी होती है। अगर ऐसा कोई पैच हो चिपका रहे बॉडी पे और फिर वो आपके घाव को ठीक करने के बाद ही निकले तो कैसा रहेगा? यही हम लोग चाह रहे हैं। और हम छोटे घाव की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। डायबिटिक लोग हैं, उनको जो घाव होते हैं उनको ठीक करना बहुत मुश्किल है। उसका कारण यह है कि जब शक्कर
आपके घाव के आसपास ज्यादा होगी तो बैक्टीरिया ग्रोथ, उनके लिए तो खाना है वो, तो बैक्टीरिया भी ज्यादा ग्रो करेंगे। अगर आप बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक सकें तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो हमने एक नेचुरल पॉलीमर लिया है, उसको क्रॉस लिंक किया ताकि वो दवाई को अपने अंदर सम्मिलित कर सके और धीरे 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 रिलीज कर सके। आपको जान के आश्चर्य होगा, आपने कभी भी ऐसा केस नहीं देखा होगा जहां पे अगर हमें चोट लगी है तो वहां पे बाल दोबारा आते हैं। हम इस पैच के थ्रू न केवल बैक्टीरियन इन्फेक्शन को पूरी तरह से हटा सके हैं, 99% फिर से रिकवरी कर सके हैं। जहां वुंड है वहां पे बाल भी उगेंगे। ये हमारा देह था और वो हो रहा है। और फिलहाल इस समय हम लोग बड़े जंतु हैं उन पे करना चाहते हैं। चूहों पे हो चुका है, वो सफल रहा है। अब हम बड़े एनिमल्स के ऊपर काम करके, स्टूडेंट है वो उसके ऊपर एक कंपनी भी खोलना चाहती है ताकि इस शोध को आम नागरिक तक पहुंचाया जा सके। और अब कुछ विज्ञान जगत की बातें। 1997 से 2024 के बीच किए गए दर्जनों पोस्टमार्टम में मस्तिष्क के ऊतकों में माइक्रोप्लास्टिक की बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई है। यह स्पष्ट है कि प्लास्टिक प्रदूषण का असर मानव स्वास्थ्य पर बढ़ता जा रहा है। यह एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जर्नल के एक अध्ययन में कहा गया है कि लोग हर साल 52,000 माइक्रोप्लास्टिक के कणों को निगल जाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक के कण को कहते हैं। देखने में इनका आकार एक तिल के बीज के बराबर हो सकता है। इंसानी शरीर भी तेजी से माइक्रोप्लास्टिक का घर बनता जा रहा है। वैज्ञानिकों को इंसानी रक्त, दूध, प्लेसेंटा से लेकर शरीर के अन्य अंगों में भी माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। अमेरिका में वैज्ञानिकों की एक टीम ने ब्रह्मांड में ब्लैक होल और छोटी आकाशगंगाओं के अब तक के सबसे बड़े नमूनों की खोज की है। ये काम भारतीय मूल की खगोल वैज्ञानिक रागा दीपिका पुचा के नेतृत्व में किया गया है। इन नए नमूनों की संख्या मौजूदा गणना से 3 गुना ज्यादा है, जो छोटी आकाशगंगाओं और ब्लैक होल के विकास के बीच की जटिलता और ज्यादा अच्छे तरीके से समझने में मदद करेगी। ये शोध ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में ब्लैक होल का विकास होने की प्रक्रिया समझने में भी मददगार हो सकती है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 मार्च 2024 को इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी है, जो देश के विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित, मजबूत और समावेशी एआई पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने की रणनीतिक पहल है। यह मिशन 7 आधारभूत स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करके भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अग्रणी वैश्विक देश के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से प्रेरित है। और अब बात करेंगे विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े खास दिवसों की, जिन्हें भारत सहित विश्व भर में मार्च माह में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। आज 22 मार्च यानी विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस जल के महत्व को समझने और जल संसाधनों के सतत प्रबंधन पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है, ताकि सभी को स्वच्छ पानी मिल सके। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। ये दिवस वन्य जीवों के संरक्षण के महत्व को उजागर करता है। हम जानवरों और उनके आवासों के बचाव के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाने का प्रयास करते हैं, ताकि उनकी प्रजातियां संकट में न पड़ें। 14 मार्च को दुनिया भर में पाई दिवस मनाया जाता है। पाई एक प्रतीक है जिसका उपयोग गणित में एक स्थिरांक को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात है, जो लगभग 3.14 है। वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस 18 मार्च। इस दिवस का उद्देश्य रिसाइकलिंग के महत्व को बढ़ावा देना है, ताकि हम कचरे को कम करके प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकें और पर्यावरण को बचा सकें। भारत में हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार 16 मार्च 1995 को मनाया गया था, जब ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। ये पृथ्वी से पोलियो के उन्मूलन के लिए जागरूकता बढ़ाने का एक प्रयास है। विश्व ग्लेशियर दिवस 21 मार्च। ये दिवस ग्लेशियरों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करता है, जो पृथ्वी पर जल का 70% भंडारण करते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों का पिघलना गंभीर चिंता का विषय है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को दुनिया भर में गौरैया के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। ये दिवस मौसम, जलवायु और जल के महत्व को उजागर करता है। ये हमें प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मौसम विज्ञान सेवाओं की आवश्यकता और उनके प्रभाव को समझाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस वनों के संरक्षण का महत्व दर्शाने के लिए मनाया जाता है। 21 मार्च को यह दिन हमें याद दिलाता है कि वन हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि वे ऑक्सीजन, जलवायु नियंत्रण और जैव विविधता प्रदान करते हैं।
आइए हम सब मिलकर इन संदेशों को अपने जीवन में उतारें और इसे और भी बेहतर बनाएं। यही थी आज की हमारी खास प्रस्तुति। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए उत्साह और नए विचारों के साथ। निमिष कपूर और निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। आकाशवाणी देहरादून और हैदराबाद के सहयोग से निर्मित इस अंक के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। नमस्कार। नमस्कार।